नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आपको पता होगा कि पाकिस्तान की साहिली पट्टी या कोस्टल बेल्ट के बारे में बहुत डिस्कशन होती है और हम यही कह रहे होते हैं कि हमारी बड़ी वसी जो है वो साहिली पट्टी है, तवील है, हम इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आज तक के अगर हम देखें तो ये जदीद अदवार के अंदर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ ब्लू इकॉनमी, जो सिर्फ मैं कहूँगा कि बंदरगाहों तक महदूद नहीं होता, उसका हम भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकें। पाकिस्तान के अंदर अगर ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी और जीडीपी कंट्रीब्यूशन को देखें तो शायद ब्लू इकॉनमी की उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। द सी इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर फूड एज वेल, बट पाकिस्तान इज़ नॉट अ सी फूड ईटिंग कंट्री। देर आर ऑल्सो मैनी अंडरलाइंग फैक्ट्स के जो आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बंदरगाहों के बारे में यानी पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहूँगा और जो सी ट्रांसपोर्टेशन है उसके मुतालिक बात करना चाहूँगा। एंड आई थिंक कि आज प्रोग्राम के अंदर मुनफरिद बात यह है कि एक बहुत ही कैपेबल, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हमारे साथ होंगे जो कि ब्लू इकॉनमी और समुंदर और बंदरगाहों के मामलात के ऊपर बड़ी गहरी निगाह और नज़र रखते हैं। बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट और साबिक चेयरमैन केपीटी नादिर मुमताज़ साहब। वेलकम करूंगा नादिर मुमताज़ साहब आपको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नादिर मुमताज़ साहब, बुनियादी बात यह है कि मैं आज गुफ्तगू का आगाज़ इसी चीज़ से करूंगा कि पाकिस्तान का जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें बताएं। आप चेयरमैन केपीटी भी रहे हैं, फिर शिपिंग के शोबे से एज ए ब्यूरोक्रेट आप डायरेक्टली डील भी करते रहे हैं, तो ज़रा वजाहत के साथ ये समझाइएगा इस वक्त हमारा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है एंड हाउ डज इट कम्पीट विद अदर पोर्ट्स इन द रीजन। जी जी अली भाई, जैसे आपने खुद कहा कि ब्लू इकोनॉमी एक बहुत वसी प्रोजेक्ट है, इसके बहुत डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स हैं। तो पाकिस्तान की जो कोस्ट है इट इज़ 1046 किलोमीटर्स। ये बलूचिस्तान और सिंध प्रोविंस के ऊपर कंप्राइज करती है। सिंध प्रोविंस की 348 किलोमीटर है, बाकी 700 किलोमीटर है बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन है। हमारे पास इस वक्त 3 सी पोर्ट्स हैं और जो मेजर सी पोर्ट्स हैं वो कराची और जिसको केपीटी कहते हैं, कराची पोर्ट ट्रस्ट, और पोर्ट कासिम, और तीसरा सी पोर्ट है ग्वादर। ये तीनों सी पोर्ट्स के डायनेमिक्स बिलफ्रंट है और ये आपस में compete नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे को के साथ कोलैबोरेट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब कराची पोर्ट या केपीटी जो है ये एक सेंचुरी पुराना है और ये एक नेचुरल हार्बर है। इसमें 12 नॉटिकल माइल्स का इसका नेविगेशन चैनल है, वो बड़ा अच्छा शेल्टर्ड चैनल है और ये डायरेक्टली आप है कि ये कराची के अंदर ही है। आपके पास 4 मेजर होटल्स हैं कराची में, आप वहाँ से निकलें तो विद इन 5 मिनट्स यू आर एट दी पोर्ट गेट्स। दूसरा हमारा मेजर सी पोर्ट है पोर्ट कासिम। उसके डायनेमिक्स थोड़े डिफरेंट है। उसका तकरीबन 47 किलोमीटर लॉन्ग नेविगेशन चैनल है और वो बना हुआ है क्रीक्स के अंदर। तो उसमें ज़्यादातर जो बड़े शिप्स हैं वो डे लाइट में ही आते हैं क्योंकि उसकी टाइडल टाइड्स और करंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इसका जब कंसीव हुआ था 1971 में, तो पोर्ट कासिम में एक बनी थी, ये एक जेटी थी, स्टील मिल की एक जेटी थी और ये स्टील मिल को इससे फीड करना था और स्टील मिल तो बंद हो गई। इसके पास तकरीबन 11,000 एकड़ भी हैं जो एक इंडस्ट्रियल सिटी बनना था। उसी तरह कराची पोर्ट के साथ करीब भी एक ग्लोबल विलेज है। हॉक्स पे 1 से लेके जो क्लिफ्टन में कहते हैं चंकी का जो रेस्टोरेंट है उस तक कोस्ट लाइन केपीटी की है। कोस्ट लाइन जो केपीटी की जुरिस्डिक्शन है वो तकरीबन 600 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 35 स्क्वायर किलोमीटर प्राइम रियल इस्टेट पे है। तो ग्वादर पोर्ट पे अगर आ जाए तो ग्वादर पोर्ट बेसिकली ये एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और ये आइडियली पर्च्ड है
ऑन द इंटरनेशनल मैरिटाइम रूट्स, मगर इसको उस तरह यूज नहीं किया गया। अब ये जो दो मेजर पोर्ट है, पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट, ये इस पर 50% कैपेसिटी चल रहे हैं। 100 मिलियन मेट्रिक टन इसकी कैपेसिटी, मिलियन कैपेसिटी है, मगर ये 50% पे चल रहे हैं। ये जाहिर है कि पोर्ट तो ट्रांसपोर्ट कर सकता है जो जो नहीं, आई लाइक टू और स्टॉप यू हेयर। इम्पोर्ट आपने जो बताया इसका मुझे ऐसा इंप्रेशन किया कि आपने कहा ये अंडर कैपेसिटी है, पर हमारे ऊपर तो इंप्रेशन ये है कि ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये यहाँ पर जो है वो चीज़ें डिले हो रही हैं क्योंकि इट्स सो कंजेस्टेड, इट्स देयर सम काइंड ऑफ कंजेशन हियर। जी, इसमें कंजेशन इशू है और इस वक्त तकरीबन एनुअल एस्टिमेट लगाएं कि 2600 जहाज आते हैं दोनों पोर्ट पे, दोनों मेजर पोर्ट्स पे। अब हमारे जो कंटेनर का क्लियरेंस टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, कभी कभी 3 दिन लग जाते हैं कंटेनर को क्लियर होने में। मेरे साहब रीजनल पोर्ट से के एमिराटी वहाँ 6 घंटे में कंटेनर क्लियर होके ऑफलोड होके नहीं, लेकिन इज दिस दोबारा वापस कंजेशन चला बिकॉज जाता ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल वीकनेस? इस वक्त हम तो ये दोनों मेजर पोर्ट्स बिलो कैपेसिटी काम करें। जो कंजेशन है, आप कंजेशन प्रॉब्ली रेफर करें जो पोर्ट एरिया के बाहर है। अब जो कार्गो या कंटेनर आ रहे हैं, आइडियली दे शुड गो रेल, और अंग्रेज के ज़माने से रेल ट्रैक बने हुए हैं। इस वक्त ही में 2 रेल ट्रेन्स ऑपरेट करती है ट्वाइस अ वीक, और वो फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्ट करती है। तो रेल नेटवर्क वेस्ट वॉफ और ईस्ट वॉफ में अवेलेबल है, इसको मजीद स्ट्रेंथन करना चाहिए। कुछ अर्सा पहले ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुई थी कंटेनर्स की, और 2 ट्रेन चलना शुरू हो गई थी विद बोट्स फ्रॉम हचिसन पोर्ट जिसको कहते हैं, या डियर पोर्ट या SAPTL है, वहाँ से ट्रेन चलना शुरू हो गई थी अप कंट्री तक। तो वो यदि माई कोलाची से होते हुए सिटी स्टेशन को कनेक्ट करते हो डायरेक्ट अप कंट्री जा रही थी, उससे कंजेशन बहुत कम हो गई थी। अब अनफॉर्चुनेटली हम रेल को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं किया हमने अभी तक। और जो रेल की मूवमेंट है कार्गो की और कंटेनर की पोर्ट से, इट इज मच बिलो पार, और जो बल्क कार्गो है वो 5% आप समझ लिया बाय रेल जा रहा है, और बाकी सारा बाय जा रहा है बाय। तो जब ट्रक से जा रहा है उसकी पोल्यूशन भी बहुत होती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की डिग्रेडेशन भी होती है, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब ट्रक ट्रांसपोर्टेशन बड़ी एक्सपेंसिव है और रेल ट्रांसपोर्टेशन उसके मुकाबले में बहुत चीप है। तो पॉलिसी मेकर्स को कंसंट्रेट करना चाहिए कि अच्छा, एक चीज मुझे हमेशा तंग करती है, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, थोड़ा अनरिलेटेड सा है। हमारे पास ये जो फ्लाईओवर है इसको हम केपीटी फ्लाईओवर कहते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट इज इन योर जुरिसडिक्शन। व्हाई डू यू कॉल इट केपीटी फ्लाईओवर? फिर आप लोगों ने केपीटी अंडरपास भी बनाया, आई डोंट थिंक दैट इवन लाइज विद इन योर डोमेन। तो मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें चाहिए, क्योंकि आपने कहा वी काउंट दैट एरिया, तो ये एरिया नहीं, ये आपने फंड किया है बट फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। जी जी, ये बहुत सारे एरिया जो है ये एग्री के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, बट ये किसी ज़माने में एग्जेक्टिव ऑर्डर मिला होगा और केपीटी पास फंड्स अवेलेबल थे, क्योंकि अराउंड 90% ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड है वो इन दोनों पोर्ट्स के थ्रू होती है, तो फंड्स इनके पास अवेलेबल होते हैं, और ये एज SR की है। अगर आप वैसे भी देखें तो केपीटी के पास 2 फुटबॉल स्टेडियम्स हैं, इसके पास स्क्वॉश कोर्ट्स है, टेनिस कोर्ट्स हैं, इंडोर बास्केटबॉल रिंग्स भी हैं, और जिम्नेजियम्स भी है, और स्टेट ऑफ द आर्ट इसके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, और ये खासे टूर्नामेंट भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यूथ के लिए करवाता रहा है पास्ट में, और अब भी शायद करता होगा। अच्छा, व्हेन बीबी वाज अलाइव, तो मैंने ऐसा सुना है कि शी वाज वेरी इंटरेस्टेड, और उन्होंने शायद ये बात की कि केटी बंदर पर भी जो है वो एक ऑल्टरनेट पोर्ट बनाया जाएगा। और क्योंकि उनकी वाबस्तगी पोर्ट से इस वजह से भी थी क्योंकि पोर्ट कासिम जो था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एट्रीब्यूट करते थे कि उन्होंने उसको डेवलप किया। तो परहैप्स ये भी एम्पावर करना था फ़िशिंग कम्युनिटीज़ को भी और वहाँ के लोगों को भी
कि वो केटी बंदर को डेवलप करते हैं। तो ये कभी कोई प्रपोजल आपके सामने आया हो, या इसकी कोई फिजिबिलिटी है कि हमें चौथा पोर्ट बनाना चाहिए या नहीं, या ऑलरेडी हम क्योंकि अंडर कैपेसिटी चल रहे हैं तो हमें ये यूज़ करना चाहिए? जी, आपने खुद ही पर्टिनेंट पॉइंट रेज कर दिया कि हम तो ऑलरेडी अंडर कैपेसिटी चल रहे हैं। अंदर के पोर्ट के लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी जरूर हुई थी, और उसके लिए आपको एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाना पड़ेगा, रोड का और बाय रेल का। एक इसमें जो पहलू अभी तक इग्नोर किया गया है वो है इनलैंड वाटरवेज। तो हम अपने इनलैंड वाटरवेज बिल्कुल ही इस्तेमाल कर, और ये चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है। रीजनल कंट्रीज इनलैंड वाटरवेज बहुत डेवलप करे हैं, और इस पे ट्रांसपोर्टेशन, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये कार्बन एमिशन इसकी बहुत कम होती है जी। तो सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है इनलैंड वाटरवेज पे रेल और पे ट्रक, बट वी आर गोइंग इन द रिवर्स ऑर्डर। अच्छा, लेकिन आपने आपको अब एक्स्ट्रॉर्डनरी बात की आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की इनलैंड वाटरवेज जो हैं, आई एम नॉट अवेयर, आप मुझे बताइएगा, एडवाइस कीजिएगा, क्योंकि आप शायद उस वजारत में भी रहें। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी वाटरवेज जो हैं ये फेडरल डोमेन में नहीं आती। टू व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये प्रोविंशियल इरिगेशन जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं यही उनको मैनेज कर रहे होते हैं। तो जब तक वो इनिशिएटिव प्रोविंसेस नहीं लेंगे तो फेडरल शायद नहीं कर पाएगा, या इसमें कुछ अभाम है, वाज़ेह कीजिएगा। जी, रूल्स ऑफ बिजनेस तो ये कहती है कि इनलैंड वाटरवेज आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के अंडर, और जाहिर है जब इसका प्रोजेक्ट और इम्प्लीमेंटेशन होगी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, क्योंकि उसमें उनको फायदा है। अब आपने फिशरमैन की बात की, तो फिशरमैन कम्युनिटी जो है, जो एक्चुअल जो फिशरमैन है, नॉट दी ऑपरेटर्स और ओनर्स बिहाइंड देम, जी जी। उनके बहुत बुरे हालात है और बड़ी मिजरेबल कंडीशंस में रहते हैं। अब हमारे तकरीबन 45,000 बोट्स हैं जो डीप सी में जाती हैं, और ये 30 से 40 दिन डीप सी में रहते हैं। 40 का क्रू होता है एक एवरेज फिशिंग बोट पे, और समटाइम्स उनको कैच मिलता है, समटाइम्स नहीं मिलता है। इसमें अपनी भी फॉल्ट है या रेगुलेटरी अथॉरिटीज की, कि ये है बॉटम ट्रॉलिंग। बॉटम ट्रॉलिंग ये होती है कि ये जाल नीचे फेंकते हैं सी बेड के साथ, वो जाल जो जुवेनाइल फिश है या बेबी फिश, उसको सिंपल टर्म में कह लें, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। वो स्पीशीज और सप्लाई चेन जो है वो खत्म हो जाती है। अब सिंध के टेरिटोरियल वाटर्स में फिशिंग फिक्स बहुत कम हो गए, तो ये अभी बलूचिस्तान की तरफ जाना शुरू हो गया है। फिर उनके इशूज चलते रहते हैं, और क्योंकि टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ नहीं बलूचिस्तान नहीं, में फिशिंग इसको होती जरा है। मुझे अब जरा हमारे क्लैरिटी आपको, टेक्नोलॉजी एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ी आपको मुझे क्लैरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअली ये बड़ा होता है, ओवरलैपिंग अथॉरिटी किस इदारे की कौन सी है। फिशिंग का शोबा यानी माहीगीरी का शोबा किस वजारत या किस, क्या ये सूबाई मसला है, वफाकी मसला है? अगर ये वफाकी मसला है तो किस वजारत के नीचे है, और अगर सूबाई मसला है तो किस वजारत के नीचे? अगर माहीगीरी जिसे हम कहते हैं फिशिंग, ये किसकी डोमेन है? जी, डीप सी फिशिंग ये आती है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, डीप सी फिशिंग पॉलिसी। जी और ये आप पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मैं थोड़ी लार्जर या जी जी ब्रॉडर पिक्चर पे जा रहा जी, हूँ। बताएं। पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मैरीटाइम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो पहले था 250,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पे। फिर उसके बाद हमने और भी एफर्ट की यूएन के साथ, और ये एक्सटेंड हो गया 290,000 किलोमीटर्स। जी तो कोस्ट लाइन से 350 नॉटिल्स तक पाकिस्तान की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और इसमें सिर्फ पानी या पाकिस्तानी जिसको अलाउ करेगा, दे कैन कैरी आउट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और फिशिंग। अब ये है कि इनके पास जो बोट्स है 45,000, ये उसी स्टाइल की पुरानी वुडन बोट्स है। इनमें बर्फ लेके जाते हैं, तो बहुत कुछ स्टोरेज कर, बट ये कभी 10 दिन बाद वापस आती है, कभी 30 दिन बाद बोट्स वापस आती है, और फिश कैश जो है वो फिर डिके होना शुरू हो जाता है। जी जी फिर बड़ी डिस्टर्बिंग बात ये भी है कि हमारे जैसे कराची फिश हार्बर है और बस्ती फिश हार्बर, उसमें सिल्टेशन बहुत ज्यादा होगी, सैंड बहुत आ गई है। हालांकि कराची फिश हार्बर तो पोर्ट के अंदर ही है, तो उसमें बड़ी बोट आ नहीं सकती है। तो हाई टाइड में थोड़ा आगे आगे आ जाती है, लो टाइड में बिल्कुल नहीं आती है। फिर वो छोटी जो आती है बिगर वेसल्स की पास और ट्रांसपोर्ट करती है। और जो हमारा 290,000 स्क्वायर माइल का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है,
इसमें पोचिंग बहुत होती है, जैसे दूसरे मुल्कों के ट्रॉलर्स आते हैं, बहुत बड़े ट्रॉलर्स आते हैं और उनके अंदर रेफ्रिजरेशन होते हैं, पैकिंग प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, और हमारे यहाँ मेरा नहीं ख्याल है कोई भी ऐसा ट्रॉलर है जिसका ये फैसिलिटी हो। तो हमारी जो है इस वक्त फूड के अराउंड $400 मिलियन है, जो कम है, और ये स्टैग्नेंट है। जैसे हमारे एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है, तो सी फूड एक्सपोर्ट भी स्टैग्नेंट है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपकी और तरफ से जो आया है जनाब नादिर मुमताज़ साहब। अब बुनियादी मसला ये है कि आप जैसे बता रहे थे कि माजी में फिजिबिलिटी स्टडीज़ की भी गई, लेकिन बुनियादी बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का इस वक्त अंडर कैपेसिटी चल रहा है। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान। जैसे आपने बताया कि हमें तासुर ये दिया जाता है कि एक पोर्ट फैसिलिटी जो है वो नाकाफ़ी है, लेकिन आपने जैसे बताया कि वो तो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। इसके माने ये हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एल्स देन पोर्ट्स है या सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नाकाफ़ी है। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान की जो वजारत ट्रांसपोर्ट है, मेरे ख्याल से ये उसकी डोमेन में आएगा कि नहीं आएगा इन द लार्जर सेंस? इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, फेडरल मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हैं, प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो इसने करनी है। अब रेल और ट्रक्स की मूवमेंट जो है ये आउट ऑफ गेट जब कार्गो एग्जिट हो जाएगा, कंटेनर या कार्गो, तो इस स्मूथ हैंडलिंग और स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन तो दूसरे अदारों के जिम्मे आ जाएगी जी जी। बट इसमें जैसे ऑयल को आप देख लें तो पाकिस्तान का तकरीबन सारा क्रू है वो केपीटी पे आता है, और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स केपीटी भी आता है, पोर्ट कासिम पे भी आता है, और ये जब ऑयल पेयर्स पे आता है उसके नीचे पाइप्स हैं, तो ये अंडरग्राउंड चले जाते हैं पे ऑयल स्टोरेज एरिया पे, जिस तकरीबन 400 टैंक्स हैं। वहाँ से फिर ये पंप होता है, क्रूड पंप होता है टू ऑयल रिफाइनरीज कुरंगी, और सरप्राइजिंगली वहाँ से वाया पाइपलाइन नहीं वापस आते, वहाँ से एक टैंकर जाते हैं और वहाँ से रिफाइंड प्रोडक्ट्स उठा के दोबारा इधर आते हैं ऑयल स्टोरेज एरिया इस साइड पे किमाड़ी पे। तो मैसिव कंजेशन होती है। अगर इसके ऊपर कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाए बस बाय ट्वीकिंग या ऑल्टरनेट रोड डाइवर्जन दे दें किमाड़ी की साइड पे, तो ये बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जानी चाहिए। कोई इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है जी। कुछ बड़े लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं या कुछ बड़ी डिस्टर्बिंग चीजें जो फैक्ट के नॉलेज में लेके आऊं, ताकि इसके ऊपर आपके चैनल के मीडिया के थ्रू काम स्टार्ट हो जाए। पाकिस्तान में एनुअली तकरीबन 2600 शिप्स होते हैं दोनों पोर्ट्स पे, ज्यादा केपीटी पे, फिर उसके बाद पोर्ट पे। एक मेरीन या मैरीटाइम टर्म है बंकरिंग। बंकरिंग मींस फ्यूलिंग। अब ये जितने शिप्स हैं ये 1 लीटर भी फ्यूल पाकिस्तान से नहीं लेते हैं। इवन जो नेशनल फ्लैग कैरियर है उसके जो शिप्स हैं जो रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान है, ये भी जब फ्यूल इनको चाहिए होता है ये दूसरे पोर्ट से लेते हैं, रीजनल कंट्री या जिस कंट्री पे जाते हैं। तो अगर ये हम फ्यूलिंग ही स्टार्ट करें ग्वादर से, अगर ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिनको एमसीज है इनको परमिशन दे दी जाए, तो ये ऑलरेडी जिस तरह मैंने किया कि ग्वादर फर्स्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट्स पे, तो हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो शिपिंग फ्यूल दे सकती है, और ये एक डेस्टिनेशन बन जाएगी ऑयल बंकरिंग के लिए, फ्यूल कलेक्शन के लिए जी जी एट ग्वादर, और इसकी वजह से ग्वादर को बड़ा एक बूस्ट मिल जाएगा जी। हम इस वक्त मुझे याद है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने भी एनओसी दे दिया था कि हमको कोई एतराज़ नहीं है कि आप यहाँ से फ्यूल शिप्स को फ्यूल करें, और इसमें याद है कि हमारी रिफाइनरी जो है क्योंकि वो बिलो ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड चल रही होती है, जो फ्यूल है गैसोलीन डीजल ये फाइनल डिस्टिलेट होता है, तो रिफाइनरी की थोड़ा उस वक्त बढ़ती है जब ये फ्यूल जो है कंज्यूम हो जाए। तो ये रिफाइनरी रोती पिटती रहती है कि जी हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम हो गए, तो ये ना क्रूड ग्वादर से शिप्स को
इन दोनों मेजर पोर्ट्स पे ये बंकरिंग कर सकते हैं। इमेजिन 2600 शिप्स आते हैं, इनसे अगर 20% को भी यहाँ से फ्यूल मिलना शुरू हो जाए, तो आपकी रिफाइनरीज की प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो जाएंगी और आपका बिजनेस वॉल्यूम और टर्नओवर कितना बढ़ जाएगा। और इसमें कुछ और डिस्टर्बिंग बातें भी हैं। अब कराची जो है ये द सिटी इज बिकॉज ऑफ द पोर्ट इज नॉट रियली देयर बिकॉज द सिटी। तो कराची क्योंकि मैं आपसे अर्लियर जनरेशन को बिलोंग करता हूँ, इन दी 70s कराची वाज द रीजनल मैरीटाइम हब, इट वाज द एविएशन हब एंड द टूरिज्म हब। मुझे याद है एल्फिंस्टन स्ट्रीट पे सारे टूरिस्ट फेरे होते थे, फॉरेनर्स फेरे होते थे और भी बड़ी टूरिस्ट एक्टिविटीज थी और ये मेजर एयरपोर्ट था इस रीजन का। बट somehow we gave it up और forfeit कर दिया to neighboring कंट्रीज। तो अभी एक इनिशिएटिव तो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, रिवाइवल ऑफ कराची एज अ रीजनल कमर्शियल मैरीटाइम एविएशन एंड टूरिज्म हब। जी। इसको सपोर्ट करना चाहिए रेलेवेंट कंसर्न पॉलिसी मेकर्स को। जी और इसके साथ एक न्यू डेवलपमेंट भी हुई है ओवर द लास्ट डिकेड। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है मैरीटाइम में। पहले जो शिप्स आते थे उनमें शायद आप 5000 कंटेनर आता था, अब तो सुपर मेगा कंटेनर शिप आ गए जिसमें 18,000 20,000 कंटेनर्स एट अ टाइम आ जाते हैं। ऑटोमेशन बहुत हो गई है, पहले ये सारे मैन्युअल सॉर्ट ऑफ क्रेन से चलते थे, अब एक कंटेनर लगता है कि हमारा ऐसा टर्मिनल है जिसमें सारी ऑटोमेटिक अनलोडिंग लोडिंग होती है कंटेनर्स की और ये थ्रू रिमोट कंट्रोल होती है। ऑपरेटर जो है क्रेन का उधर बैठा नहीं होता है। तो जी ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, मगर वो जो टर्मिनल है वो अक्सर खाली पड़ा होता है। 2 दिन शिप लगता है, फिर 4 दिन शिप नहीं लगता है। हमारी क्योंकि एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है ओवर द ईयर्स, हमारे एक्सपोर्ट्स वैसे भी इंपोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट्स हैं। जब मैं पोर्ट पे गया तो मैं, हालांकि पता भी था, स्टैटिस्टिक भी हम पढ़ते रहते हैं थ्रू आवर सर्विस, मैं हैरान हो गया। हर 2 हफ्ते एक कैटल कैरियर लगता है कराची पोर्ट पे, और ये कैटल वो है जो न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से आ रही है और ये डेयरी फार्मिंग के मीट प्रोडक्शन के लिए कैटल होती है। और हर एक महीने में 5,000 कैटल होती है, फिर ये क्वारंटीन होके ये डेस्टिनेशन थ्रू द कंट्री जाती है। उसी तरह एवरेज पे 2 कार कैरियर्स लगते हैं जी पोर्ट पे तकरीबन 15 दिन बाद, और 2,500 के करीब कार्स आती है। इसमें एसयूवीज भी होती हैं, व्हीकल्स भी और छोटी व्हीकल्स जी भी जी होती हैं। तो ये इसका मकसद, अच्छा, हमारे केमिकल के बर्स हैं, दे आर अबाइड 24/7। तो हम जो है इंपोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट्स करते हैं। अगर हम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस करें तो हमारे एक्सपोर्ट्स एनहेंस हो जाएंगे और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और पोर्ट क्योंकि इंटीग्रेटेड हब्स होती है, ये मैनेज कर सकती है अगर सारे स्टेक होल्डर साथ बैठे। ये मुमकिन उसी सूरत में है जब जो अथॉरिटीज है, प्राइवेट सेक्टर, ये बैठ के ये लेके हमने इसमें। तो मेरे आपके कहने पे कराची की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है, अब पूरे पाकिस्तान में जो अनट्रीटेड सूएज है और सॉलिड वेस्ट है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है, वो दरियाओं नालों में बह जाती है और ये अल्टीमेटली कराची की तरफ ही आती है, इंडस डेल्टा से एंटर होती है। अब कराची की जितनी वेस्ट है सूएज अनट्रीटेड वो अरेबियन सी में फ्लो हो रही है। जितनी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है वो करंगी से और दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया से फ्लो हो रही है और इसमें ऐसा बुरा और डेंजरस मिनरल होता है जैसे मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया। कैडमियम सा है ये जो लेदर टैनिंग में इस्तेमाल होता है कि आप उस पानी में अगर एक घंटा खड़े रहे तो आपकी स्किन पील ऑफ हो जाती है। ओह और अनफॉर्चुनेटली वी हैव सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट एनीवेयर इन द कंट्री और हमारा सबसे पोल्यूटेड सी है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारी मरीन स्पीशीज भी पोल्यूट हो रही है और जो सी फूड एक्सपोर्ट है वो फिर हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है। और अगर लोकली कंज्यूम हो रहा है तो दैट इज फुल ऑफ पॉइजन।
और इससे एक और नुकसान होता है कि जो शिप्स आते हैं क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर है, इसमें बड़े हैजर्डस केमिकल्स हैं, तो जो हल्स हैं शिप्स के वो डैमेज और कोरोड होना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो बाहर से शिप आया वो तो चला जाएगा, कुछ दिन 2 दिन 4 दिन रुक के उसकी कोरोजन डैमेज कम होएगा, मगर परमानेंटली स्टेशन शिप्स हैं जैसे हमारे फ्लैग कैरियर के हैं या हमारी अपनी पोर्ट्स की या प्लेजर क्राफ्ट है, वो सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। अच्छा, दिस इज़ ये कॉन्स्टेंटली। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। देयर वाज अ टाइम जब पाकिस्तान, जैसे आप बता रहे हैं कि मैरीटाइम हब था यहाँ पे, तो आपके ख्याल से कोई एम्बिशियस प्लान्स या प्रोग्राम्स नहीं थे जिसकी वजह से हम 80s के अंदर लैग बिहाइंड हो गए, फिर 90s के अंदर तो हम जो हमारा हाल हुआ, आई डोंट थिंक आई शुड रिपीट दैट, बट क्या वजह हुई कि पाकिस्तान फिर ना तो मैरीटाइम हब रहा, और फिर जैसे आपने नेशनल फ्लैग कैरियर की बात की, एक ज़माने में इसकी बातें की जाती थी, अब हमारे पास आई डोंट नो कितनी वेसल्स हैं, आई थिंक यू वुड बी मोर, आप ज़्यादा उसके बारे में हमें बता पाएंगे, तो व्हाट्स द लैकिंग है, क्या क्या कमज़ोरी रही आपके ख्याल से? तो फैक्ट तो ये है कि 82 83 तक जो नेशनल फ्लैग कैरियर है उसके पास तकरीबन 56 तो एक 63 वेसल शिप्स भी थे ओन्ड बाय इट। अब ऐसा भी हुआ है कि शिप्स हैव बिकम मच बिगर इन वॉल्यूम एंड साइज, बट उस कार्गो और ट्रांसपोर्टेशन भी तो बढ़ गई है। तो अब इस वक्त नेशनल फ्लैग कैरियर के पास 13 शिप और उसमें से 5 मेरे ख्याल से हैं जो कैप्टिव कारोबार करें, क्योंकि राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल नेशनल फ्लैग कैरियर के पास होता है, जैसे पीआई के पास, पीएनएससी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के पास है। तो ये कैप्टिव कार्गो करे, अगर वीट मंगाना है, अगर हाइड्रोकार्बन ऑयल, क्रूड ऑयल या रिफाइंड पेट्रोलियम, तो ये डील करते हैं। इस वजह से कॉम्पिटिटिव एज जो है इनका खत्म हो गया। और जो एक बहुत बड़ी स्टर्लिंग है कि कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी पे 2 मिलियन कंटेनर्स हैंडल किए जाते हैं और पोर्ट कासिम में अराउंड 1 मिलियन, तो 3 मिलियन 30 लाख कंटेनर का इधर टर्नओवर है एनुअली। और जो फ्लैग कैरियर है उसके पास एक भी कंटेनर शिप नहीं है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के मद में हम तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर जो हैं ये हम पे आउट करें, वी आर ऑलरेडी हमारे फॉरेन रिजर्व्स प्रिकेरियस पोजीशन में ही होते हैं जब से मुझे याद है। तो ये 4.5 बिलियन डॉलर्स हम ऐसे ही इसको डोल आउट करें। अच्छा, एक लम्हा फिर मैं आपको यहाँ रोकूंगा। देखिए, बाद में आपको वाजे करता हूँ, बुनियादी बात यह कि इसके लिए फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव शिपिंग पॉलिसी बनानी पड़ती है, जो आपको याद होगा मेरी और आपकी टीवी से हटके उस पर बहुत बहस होती रही। बात यह कि कुछ ममालिक ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने बहुत सारी शिपिंग लाइंस को अडॉप्ट कर लिया है। ओनर्स उस शिपिंग लाइन के उस मुल्क के शहरी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर रजिस्टर इसलिए करवाई हैं क्योंकि वहाँ पर टैक्स की बहुत ज़्यादा सेविंग है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन है। शायद पोर्ट फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है, लेकिन फैसिलिटेशन बहुत है, टैक्स सेविंग बहुत है, और सपोर्ट बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट्स की कि इंटरनेशनली कि वो अपने मुल्क के अंदर शिपिंग लाइंस को रजिस्टर करना चाहती हैं। आप भी कर लें, नहीं जाएंगे ये 4 से 5 बिलियन डॉलर बाहर, आपके मुल्क में ही रहेंगे। आप पॉलिसी ऐसी बनाएं कि शिपिंग लाइन आपके पास आ जाए, कोई नई शिपिंग लाइन बन रही हो, और रोज़ ये हो रहा होता है, कभी ये मर्ज कर रही होती हैं, कभी ये रीस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, कभी हॉरिजॉन्टल, कभी वर्टिकल, तो ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल पॉलिसी बनाएं अच्छी, लोग आपके पास आएंगे। क्या कहते हैं आप? जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और बड़ी आपकी अच्छी इंसाइट है मैरीटाइम के ऊपर। 2 मुल्क हैं पनामा और लाइबेरिया, जिसके बारे में बहुत ही छोटे से, और इनमें दुनिया की मोस्ट ऑफ द शिपिंग लाइंस और शिप्स रजिस्टर्ड होती हैं। इनको समटाइम्स फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ आप जाके शिप रजिस्टर करें तो जब चेकिंग के लिए दोबारा आएगा 3 साल बाद, 5 साल बाद, तो उनके पेनल्टी या कहते हैं बड़े लैक्स स्टैंडर्ड्स हैं। हम भी पॉलिसी ओपन करनी चाहिए, और जो शिप आ रहा है अगर वो रीजनेबली स्टैंडर्ड का तहसीब वर्दी है तो उसको रजिस्टर हमको ज़रूर करना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्ड शिप्स हमारे बहुत बढ़ जाएंगे। इस वक्त कोई भी मेरे ख्याल से शिप नहीं है जो प्राइवेट है और पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। तो लोग फ्लैग एक्चुअली
फ्लैग कंसिडर ही नहीं कर रहे होते पाकिस्तान का। जो पाकिस्तानी भी अगर वेसल खरीद रहे होते हैं पाकिस्तान का फ्लैग कंसिडर ही नहीं कर रहे होते। लेकिन आप उनको यहाँ देखेंगे सेमिनार्स के अंदर तो इतने नारे लगवाएंगे, आपसे भी नारे लगवाएंगे, जगह जगह जिस्म पर हर जगह पर झंडा लगाएंगे। लेकिन जब उन्होंने वेसल रजिस्टर करवानी होगी तो किसी और मुल्क में जाकर रजिस्टर करेंगे। नादिर मुमताज़ साहब, ये खुला तदाद नहीं है? इसमें मैं व्यूड करता हूँ कि ये इंटेंशन नहीं हो सकता है कि ये लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकती है। हाँ। मैं उसी को एट्रीब्यूट करूँगा कि हमारे लोगों की इंटेंशन अच्छी है, बट क्योंकि इंटीग्रेटेड नहीं है बहुत सारी चीज़ें, पब्लिक और प्राइवेट है, एक एक्सेस पे नहीं बैठते हैं। पब्लिक सेक्टर बहुत सस्पिशियस है प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर भी उसी तरह देखता है कि जो पॉलिसी बन रही है वो अगले साल चेंज हो जाती है। टैक्सेशन की बात कर लें, टैक्स तो उस वक्त आता है जब एक एक्टिविटी होए। जब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल ने एनओसी दे दिया कि आपने फ्यूलिंग करनी है, तो जैसे 2600 शिप्स आते हैं उनको फ्यूल कर लें पाकिस्तान कर दे। भी एतराज है कि जी हम टैक्स वसूल करेंगे, जो रफली 18% टैक्स बनता है सेल्स टैक्स। तो मैंने उनको कहा कि 1947 से तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं, तो अगर आप इसको अलाउ कर दें कि टैक्स ना लगाएं, तो 5 साल के लिए अलाउ कर दें, तो एक नेसेंट इंडस्ट्री ये डेवलप तो हो जाएगा। जो चीज़ है तो आप उसके ऊपर टैक्स लगाने का सोचते हैं। और जब बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होती है तो टैक्स उसका नेचुरल आउटकम होता है, क्योंकि वो उस सेक्टर को तो एग्जेम्पशन हासिल हो सकती है, मगर उसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड बिजनेस सेक्टर्स होते हैं, वो फ्लरिश करते हैं और फिर लिवलीहुड बहुत हो जाती है। लिवलीहुड जो है वो अपॉर्चुनिटी यूथ के लिए जो नहीं है इस वक्त, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी वो प्रेजेंट करती है अपने आप को। इसमें देखें कि गडानी को देख लें, एक बड़ा इशू आ रहा है शिप रिसाइकलिंग और शिप ब्रेक। अब जितने ये शिप्स आते हैं 2600 शिप्स जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, उसमें कुछ हैं 13 जो है ये ओन बाय नेशनल फ्लैग कैरियर है। पाकिस्तान में इनका शिप रिपेयर का कोई फैसिलिटी नहीं है, एक्सेप्ट वो बहुत छोटे पायलट क्राफ्ट हुए हैं पोर्ट के, तो ये सारे दूसरे मुल्कों में जाते हैं रिपेयर होने के लिए। इवन कोई यॉट है, कोई सोफिस्टिकेटेड वेसल है, बोट है, वो भी यहाँ रिपेयर नहीं हो सकते हैं, अलग मैकेनिक स्टाइल में रिपेयर होते हैं। ये बड़ा अहम, तो ये बड़ी अहम गुफ्तगू हमारी हो रही है, लेकिन मेरे पास चूंकि महदूद होता है वक्त, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप दोबारा से वक्त दें हमें, ताकि हम इसको और मज़ीद मौज़ूआत को आगे लेकर चलें। और नाजरीन, आप देख रहे होंगे कि मैंने पिछले चंद हफ्तों से उन मौज़ूआत पर बात करना शुरू की है जिन मौज़ूआत के ऊपर कहीं मीडिया पर गुफ्तगू नहीं हो रही। पाकिस्तान में इतनी बड़ी साहिली पट्टी पर कोई ब्लू इकॉनमी, कोई सी बेस्ड इकॉनमी के मुतालिक बात नहीं कर रहा। ना हमारे मुल्क के अंदर सी फूड एक्सपोर्ट के बारे में बात हो रही है, ना मेरीन टूरिज़म के बारे में बात हो रही है, ना साहिली पट्टी पर टूरिज़म के बारे में बात हो रही है। ऐसा क्यों है? इन सवालात के जवाब लेने के लिए ही मैं इन मौज़ूआत को छेड़ता हूँ, क्योंकि ये मौजू अदम तवज्जो का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर सियासी मौज़ूआत पे बात करना, कब कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी सियासी जमात कौन नहीं, ये चीज़ें कोई रेलेवेंट नहीं है। अब रियलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करें, मईशत के बारे में गुफ्तगू करें। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर सियासी मौज़ूआत पे गुफ्तगू करके क्या मिलेगा आपको? अब बात यह है कि मुल्क के अंदर एक इतनी इंपॉर्टेंट रिसोर्स मौजूद है, समुंदर है, समुंदर के अंदर इतने सारे कुदरती वसाइल मौजूद हैं, इतने सारे वसाइल मौजूद हैं, उनका फ़ायदा उठाएं, इस पर वर्किंग करें। ये क्या सियासत आप लोग खेलते रहते हैं, इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलेगा। आप कोशिशें करें कि ऑब्जेक्टिवली डिस्कशन करें, ठीक है? मुल्क के बहुत सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं, सब इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स में और आप बैठ के हल नहीं कर सकते, लेकिन जो एविडेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो सामने आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, उनसे तो फ़ायदा उठा। ये अकेला सिटीज़न नहीं कर सकता, इसके अंदर रियासत का अपना किरदार होगा, स्टेट ने अपना रोल प्ले करना है। स्टेट और नेशन एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट्स एंड पीपल के दरमियान डिस्टेंस हो, जैसे हमारे मेहमान ने, फाजिल मेहमान ने भी जिक्र किया कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एक दूसरे को मुख्तलिफ लाइट में देखते हैं। नो, ये नहीं हो सकता। हम सबको एक साथ चलना है। एक टांग दूसरी समझ जाए और एक टांग दूसरी समझ जाए, बंदा जोकर बन के चल सकता है, लेकिन सीधा नहीं जा सकता। सब मिल के चलो, सब एक बन के चलो,
ये सियासत वियासत ये चलती रहेगी। मैंने देखा बहुत सारे लोग आए गए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये जिनका काम है उनको करने दो, आप फोकस करो मुल्क की इकोनॉमी को इंप्रूव करने के बारे में। लोग आजकल इकोनॉमी की वजह से परेशान हैं, इकोनॉमी की इंप्रूवमेंट पे काम करें। हुकूमत से भी मैं ये कहता हूँ इकोनॉमी की इंप्रूवमेंट पे काम करो यार, आप लोग टाइम दो, चीज़ों को सस्ता करने के ऊपर फोकस करो। हमें कोई परवाह नहीं कौन अंदर कौन बाहर, हमें इस चीज़ का कुछ लेना देना नहीं। अब जब तक हुकूमतें ये बात नहीं समझ पाएंगी, वो अंदर बाहर होती रहेंगी, उनको सुकून नहीं मिलेगा। हुकूमतों को सोचना चाहिए कि किस तरह आवाम को रिलीफ दी जा सकती है, नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं, मुल्क को माशी तौर पे बेहतर कैसे किया जा सकता है। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। कलीना सर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।